स्वाति, स्वागत करती हूँ आपका हमारे कार्यक्रम खेत खलिहान में। आज हम बात करेंगे समेकित कृषि प्रणाली लीची के बाग में मुर्गी पालन के बारे में। आज समेकित कृषि प्रणाली ने कई युवाओं की ज़िंदगी संवारी है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विशाल नाथ। आइए जानते हैं कि समेकित कृषि प्रणाली की सोच उनके दिमाग में कैसे आई और ये क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों को बताइए कि समेकित कृषि प्रणाली क्या है और इसकी सोच आपके दिमाग में कैसे आई। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि लीची के पौधे में मार्च अप्रैल के महीने में फूल आता है और मई जून तक ही हमारी फसल तैयार हो जाती है और हम उसको विपणन कर लेते हैं। तो इन 3-4 महीनों के अंदर तो हमारे बागीचे में काफ़ी गतिविधियां रहती हैं, लेकिन जून के बाद से लेकर के और आने वाले अगले मार्च तक बागीचे खाली पड़े रहते हैं। तो आजकल जहां पर एक तरफ ज़मीन सिकुड़ती जा रही है, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, वहां पर अगर हम इस तरीके की ज़मीन को किसी न किसी रूप में उपयोग करके अपनी आमदनी को, अपनी जीविका को बेहतर कर सकते हैं। इन्हीं बातों का जो ध्यान रखते हुए एक विचार मन में आया कि क्यों ना लीची के बागीचों में हम मुर्गी पालन के द्वारा छोटे और मझोले किसानों को विशेष करके सशक्त कर सकें। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हमें हर दिशा में सोचने की आवश्यकता होती है और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने लीची के बागीचों में मुर्गी पालन छोटे स्तर पर, मझोले स्तर पर, बड़े स्तर पर करने का एक प्रयोग अपने केंद्र पर किया है। और हम आपको बताएं ये मुर्गी पालन ही क्यों दिमाग में आया, क्योंकि देखिए लीची के पौधों में अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े लगते हैं जो कि मुर्गी के लिए भोजन हो सकते हैं, और जो मुर्गियों की विष्ठा होती है उसको हम लीची के बागीचे में खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक का जो अपशिष्ट है दूसरे का के लिए एक लागत के तौर पर होता है, जिसमें किसानों को बिना किसी खर्चे के, बिना किसी अतिरिक्त व्यय के उनको खाद देने से फुर्सत मिल जाती है और कीड़े मकोड़ों के नियंत्रण से भी फुर्सत मिल जाती है, जिससे उनकी जो उत्पादन लागत है वो कम हो जाती है और पौधे का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, जिससे उनका उत्पादन बढ़िया हो जाता है, गुणवत्ता अच्छी हो जाती है और उनको बेहतर लाभ मिलता है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की मुर्गी की उन प्रजातियों को जो विशेष करके हार्डी हैं, जो कठोर प्रजातियां हैं, जिसमें बनराजा है या कड़कनाथ है, ऐसे मुर्गी की प्रजातियों को जो कि ओपन में भी बेहतर प्रदर्शन की हैं हमारे ऑल इंडिया लेवल पर, उनको हम लोग समाहित कर करके प्रयोग किया है, जो कि बहुत ही सफल तरीके से चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि इससे जो आने वाले समय में इसको अगर बड़े पैमाने पर ले जा करके और किसानों के बीच में इसका, जैसा कि दूरदर्शन के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और लोग देश को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लेकर के और इस क्षेत्र को खुशहाल बनाएंगे। आइए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको मिलवाते हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह से, जो वरीय वैज्ञानिक हैं, और आपको बाग में भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि समेकित कृषि प्रणाली कैसे चल रही है। हमारे साथ हैं वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में कार्यरत है। आइए जानते हैं उनसे कि समेकित कृषि मुर्गी पालन के बारे में उनकी क्या राय है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों को लीची के बाग में मुर्गी पालन विषय और समेकित कृषि के बारे में बताइए। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि समेकित कृषि क्या है।
हमारे सभी दर्शकों और किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि समेकित कृषि एक ऐसा विधा है जो कृषि विज्ञान की है, जिसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि जैसे फसल उत्पादन हो गया, फल उत्पादन हो गया, मवेशी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, उसके साथ मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, सारे कंपोनेंट को एक साथ ले करके, और उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि एक कंपोनेंट का दूसरे से पारस्परिक कैसे संबंध है, कैसे एक दूसरे से लाभ मिल सकता है, और निरंतर प्रक्रिया है ये। और इसमें हम ये भी अध्ययन करते हैं कि सारे जो एक का उत्पाद है दूसरे के लिए रिसाइकिल के रूप में काम करे, दूसरे के इनपुट के रूप में काम करे, और साथ साथ ये भी हो कि उसमें जैसे निरंतर कुछ न कुछ आमदनी एक संसाधन से और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कैसे कम समय में प्राप्त कर सके, ये सारी विधाओं का हम अध्ययन ये समेकित कृषि प्रणाली में करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे किसानों को कुछ न कुछ निरंतर सालों भर आमदनी कुछ न कुछ मिलती रहती है, और जिससे उनके आमदनी में कोई ह्रास नहीं होता। जी। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ 86% जो किसान हैं वो छोटे बजट के हैं या फिर मध्यम वर्गीय किसान हैं, तो उनके लिए समेकित कृषि कितनी लाभदायक हो पाई है? समेकित कृषि का कॉन्सेप्ट ही छोटे किसानों के लिए सबसे पहले आया। हुआ यूँ कि बहुत से किसान हैं जो खास करके पूरे इंडिया में 82 से 86% जो सीमांत और लघु किसान हैं, उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थे, और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसी विधा लाई जाए जिसके द्वारा हम उनकी आमदनी बढ़ा सकें, और ख़ास करके कम समय में कम संसाधन में। इसीलिए समेकित कृषि जो प्रणाली है खास करके लघु और सीमांत कृषकों के लिए ही लाभकारी है। अब इसमें क्या है कि कम, जैसे मान लीजिए 1 एकड़ का ही ज़मीन है, उसमें आप क्या क्या करेंगे, क्या कंपोनेंट होगा और किस किस का कितना पार्ट होगा, उसके अनुसार कितनी आमदनी आपको मिल सकती है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। साथ साथ ये हम देख रहे थे कि जिसके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, अपने घर के ही लेबर से, घर के सदस्य ही उसमें मेहनत करें तो अच्छी से अच्छी आमदनी 1 एकड़ या 2 एकड़ के फार्म में अच्छी से अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। हम आपसे यही जानना चाह रहे थे कि जैसे हमारे जो किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें दलहन, तिलहन और धान की खेती, इसके बारे में हमारे दर्शकों को, किसानों को विस्तार से बताइए। हाँ, जैसे हम बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि 1 एकड़ का खेत है आपके पास, तो उसमें कहा जाता है कि 50% जो है आपको खाद्यान्न फसलों में, जैसे धान है, गेहूँ है, चना है, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, उसको लगाएं। 22% एरिया जो है उसका, उस एक एकड़ का, आप उसमें उद्यान विज्ञान की फसलें, औद्यानिक फसलें लगाएं, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी उत्पादन हो गया। 4% तो ऐसा रखे जगह, उस जगह पे सब्जियों को मेड़ पे उत्पादन कर सकते हैं। बहुत से किसान क्या करते हैं, 1 एकड़ है तो उसमें एक ये भी ज़रूरी है कि आप एक तालाब जरूर खोदें। तालाब की जो क्षेत्रफल होगी वो 1/10वां भाग होगा, जो भी आपका 1 एकड़ का एरिया है, और उसमें जो है मछली पालन कर सकते हैं। उसके बाद मधुमक्खी पालन है तो 10-15 आप मधुमक्खी के बक्से रखिए। उसके साथ बतख भी आपको उसमें शामिल करना है। 30 से 35 बतख रखना पड़ेगा 1 एकड़ के फार्म पे। उसके साथ साथ 200 मुर्गियों के बच्चे रखिए, और उसके बाद फिर 20 नर पे 1 बकरी का बच्चा रखिए। बकरी का जो मेल होता, नर होता है, तो 20 फीमेल होगा, 1 मेल होगा, तो 21 जो है आपको रखना पड़ेगा, बकरी पालन में शामिल करना पड़ेगा बकरियों को। तो ये सारे कंपोनेंट को एक साथ रखेंगे। साथ साथ कुछ लोग क्या करता है, एक झोपड़ी भी कोने पे बना देता है, जिससे उनको मशरूम का भी उत्पादन होता है, उससे भी कुछ आमदनी मिलती है। तो इस सारे कंपोनेंट जो है एक साथ शामिल रहेगा, और 1 एकड़ के खेत में। तो ये भी देखा गया है कि अगर अच्छे से आप मैनेज करेंगे, खुद मेहनत करेंगे, खुद लेंगे, तो 1 साल में कम से कम 1 लाख रुपये आपको 1 एकड़ से आमदनी नेट प्रॉफिट के रूप में मिलेगा आपको। जैसा अभी आपने हमें बताया और विस्तृत रूप से आपने हमें बताया, आजकल सबसे बड़ी बात है कि लोग रोजगार के पीछे भागते हैं, लेकिन आजकल पढ़े लिखे युवा भी इसमें अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। और जिस तरह से आपने उसका डेटा हमें बताया कि अगर आप इस तरह से अपनी खेती को, क्योंकि अगर आप एक खेती पर अगर आप आश्रित रहते हैं तो अगर वो खेती ख़राब हो गई, वो फसल ख़राब हो गई, तो आपका भारी नुकसान होता है। तो समेकित कृषि में आपका नुकसान नहीं है,
क्योंकि अगर आपका एक फसल ख़राब हो गया तो आपको दूसरी तरफ से उसका फ़ायदा मिलेगा। हम ये जानना चाहते हैं आगे कि क्या वाकई हमारे किसानों को इसका लाभ मिल पा रहा है? हाँ बिल्कुल, किसानों को लाभ तो मिल रहा है। खास करके हम ये देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, आप वैज्ञानिक तरीके से पालन करेंगे और खुद अपना समय देंगे तो लाभ मिलेगा। आप किसी पे छोड़ देंगे तो ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अब आप खुद देखिए कि समेकित कृषि प्रणाली आप प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और उसमें मान लीजिए कि आपने सारे कंपोनेंट को एक साथ रखा है, उसमें चारागाह भी रखा है, 10% एरिया में चारागाह भी रखा है, तो चूँकि सबसे कुछ न कुछ आपको आमदनी मिलेगी। और उसमें फ़ायदा है कि एक जैसे एक आपने बतख पालन किया तो बतख तालाब में तैरेगा तो उससे मछलियों को उसका दाना मिलता है, उसके बीज से उसका मछलियों को खिलाने के लिए, जो अगर केले का खेती किए हैं बंड पे या पपीते की खेती की, उसके पत्तियाँ भी मछलियाँ खाती हैं। साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरी के बीज भी काफ़ी प्रयोग आते हैं, उर्वरा शक्ति ज़मीन की बढ़ जाती है। फिर आपको अगर गाय 1-2 आपने रखा है तो उसके गोबर से भी आप आसपास के, खास करके घर की बगिया जो है उसमें आप खाद उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ही जिससे आमदनी मिल रही है। अब उसमें क्या है कि छोटे छोटे कंपोनेंट आपको, छोटे छोटे प्लॉट आपको बनाने हैं, एक फिक्स एरिया रखना है कि किस एरिया में किसकी खेती करनी है, तब जा कर के 1 हेक्टेयर का आपका समेकित जो कृषि प्रणाली है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। जी, अभी तो हम जान रहे थे समेकित कृषि प्रणाली के बारे में, चूँकि हमने अपने कार्यक्रम में रखा है लीची के बाग में मुर्गी पालन, और अभी आप देख सकते हैं कि हम लीची के बाग में हैं। तो सर से जानते हैं कि मुर्गी पालन खुले मैदान में होता था, तो लीची के बाग में जब हमने मुर्गी पालन करना शुरू किया तो क्या अंतर हमें दिखा? अब जैसे लीची के बाग में जो मुर्गी पालन है तो उसमें हम ये देख रहे थे कि पहले काफ़ी लोग बाड़े में मुर्गी पालन करते थे तो उसमें बहुत खर्चे आते थे। दूसरी बात यह है कि हम देसी मुर्गी को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि देसी मुर्गी का पालन अगर आप बाड़े में करेंगे तो ज़्यादा खाती है। आपको मैं बता रहा हूँ, मुर्गी पालन में 60 से 70% खर्चा केवल खाने पे है, उसके दाने पे है। इसीलिए अगर बाग में मुर्गी पालन करेंगे तो सबसे बड़ा चीज़ है कि 10 से 20% ही आपको दाने पे खर्च आएगा, क्योंकि बाकी तो जो भी मुर्गियां हैं वो तो बाग में चरेंगी। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि बाड़े में जो है बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, साफ़ सफाई ज़्यादा रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेंटेनेंस इतना आसान नहीं है। और मान लीजिए जो भी किसान है, लीची का बाग है, सालों भर तो उनको कुछ मिलता नहीं है, केवल लीची का जब फल आएगा तभी उनको उत्पादन मिलता है और तभी वो कुछ बेच करके फ़ायदा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन अगर सालों भर कुछ न कुछ आमदनी लीची के बाग से चाहिए तो उसमें हम लोग ये सोचे कि अगर लीची के बाग में देसी मुर्गियों का पालन करेंगे, जिसको फ्री रेंज चिकन्स भी कहते हैं, जैसे ऐसे ओपन में चरती हैं। और दूसरा जो आप देखते हैं कहीं बड़े बड़े सफ़ेद रंग की जो मुर्गियां होती है, जिसका या मुर्गे होते हैं जो बाड़े में पाली जाती हैं, तो उसमें और इसमें सबसे बड़ा अंतर है कि देसी मुर्गियां जो भी है लीची के बाग में अगर चरेंगी या कहीं भी रहेंगी तो एक तो उनमें फ़ायदा ये है कि वो रोग रोधी होती हैं, काफ़ी शक्तिशाली होती हैं। दूसरी बात यह है कि उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो भी किसान है थोड़ा सा ध्यान दें, खास करके लीची का बाग है उसके आसपास कुछ सिंपल जो कम पैसे वाली, कम खर्चे की जो तारबंदी करा लें, और उस बाग में लीची के बाग में अगर मुर्गी पालन करते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब मान लीजिए कुछ नस्लें ही हैं मुर्गी के लिए कि देसी मुर्गियों के कौन कौन नस्लें हैं जो कि पाली जा सकती हैं, तो हमारे ख्याल से जैसे हम लोग यहाँ पे लीची के बाग में एक नस्ल है कड़कनाथ, वो काली होती है और उसमें क्या है कि वो भी काफ़ी शक्तिशाली होती है, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं तो बता रहा हूँ कि अभी इस बार कोरोना के पीरियड में कड़कनाथ जिसने 1000 पाला उसको 10 लाख रुपए की आमदनी हुई, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि कड़कनाथ के मीट खाने से खास करके उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट कम होता है, और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। कड़कनाथ के अंडे का भी बहुत डिमांड है, 50 रुपये तक एक अंडे बिक रहे हैं, अगर थोक में जाएंगे तो 25 रुपये प्रति अंडा बिक जाएगा। दूसरी जो हम लोग नस्ल है जो हम लोग पाल रहे हैं वो है बनराजा। बनराजा एक संकर किस्म है और ये RRI और एक दूसरे जो किस्म थी असील उसके क्रॉस ब्रीड है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पाल रहे हैं। तो उसमें ये देख रहे थे कि बनराजा में मोर्टलिटी बहुत कम है,
बनराजा में जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 3 नस्ल का पालन कर रहे हैं, एक बनराजा है, दूसरा कड़कनाथ है और तीसरा जो है सिपरा है। तो हम देख रहे थे कि बनराजा, एक चीज़ यहाँ हम पूछना चाहेंगे कि ये 3 जो कड़कनाथ, वनराजा और एक और जिसके बारे में अभी आप बताने जा रहे थे, तो इन्हीं तीनों मुर्गी की वैरायटी का आपने सिलेक्शन क्यों किया? जैसे क्या है कि हमारे कहने का मतलब है कि आप जहाँ पे मुर्गी पालन कर रहे हैं वहाँ आसपास के एरिया में किसके चूजे उपलब्ध हो। तो हम लोगों को जो आसपास के एरिया में हम लोगों को सिपरा, बनराजा और कड़कनाथ के चूजे ही मिले। लेकिन अगर संभव हो तो पोल्ट्री निदेशालय हैदराबाद में है, वहाँ से भी आप छोटे छोटे चूजे ले सकते हैं। उसके बाद एक हमारा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में है, इज्जत नगर बरेली में है, वहाँ से आप जैसे वहाँ की कैरी निर्भीक है और काफ़ी 4-5 उनकी नस्लें हैं जो देसी मुर्गियों की नस्लें हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग आसपास में यही 3 नस्ल के ही चूजे मिले, इसलिए इसी 3 पे हम फोकस कर रहे हैं। हमारे किसानों के दिमाग में ये आ सकता है कि आखिर मुर्गी पालन के लिए हमने लीची के बाग को ही क्यों चुना? जैसा कि पता है मुजफ्फरपुर ज़िला में लीची खेती काफ़ी होती है। पूरे बिहार का 35% उत्पादन केवल मुजफ्फरपुर ज़िला से होता है। इसमें हम ये देख रहे थे कि लीची के बागवान खास करके लीची काट रहे थे और हर साल लीची में कभी कभी खास करके चाइना लीची में मंजर नहीं आते हैं, फल उत्पादन की समस्याएं खड़ी हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना लीची के साथ कुछ और भी किया जाए जिसके थ्रू उनको कुछ आमदनी में बढ़ोतरी हो। और हम ये भी देख रहे हैं कि लीची के बाग में जब से ये हम लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं खास करके देसी मुर्गियों का, उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि लीची में जैसे कीड़े मकोड़े, अब लीची में फल बेधक बहुत लगता है मई के महीने में, जून के महीने में। अब उसके जो भी सड़े गले हैं, अंडे हैं, लार्वा है, सब ज़मीन पे गिरते हैं और ज़मीन पे ही सुषुप्तावस्था में रहते हैं, फिर सीजन में आ जाते हैं। ये जितने देसी मुर्गी हैं ये सभी क्या कर रहे हैं, देखिए घूम रहे हैं और चर रहे हैं और उनके अंडे लार्वा को खा रहे हैं। उससे फ़ायदा है कि एक तो है कि इंसेक्ट का अटैक बहुत कम हो जा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि 50% तक हमारा छिड़काव घट गया है, हम लोग कोई छिड़काव नहीं कर रहे हैं। दूसरा बात हम ये देख रहे थे कि 25 से 30% उर्वरा शक्ति इस ज़मीन की बढ़ गई अभी तक पिछले 4 महीने में। तो ये सब फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा ये है कि लीची के बाग में देसी मुर्गियों को पालन करने में एक बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर ये तो मान लीजिए कि 6 मीटर मतलब 6 मीटर है, अगर हाई डेंसिटी और चार्डिंग करते हैं उसमें मान लीजिए कि 8 मीटर बाई 4 मीटर मतलब 8 मीटर 8 मीटर, जैसे पौधा से पौधा की दूरी 4 मीटर और कतार से कतार की दूरी 8 मीटर अगर रखेंगे तो थोड़ा सा मुर्गियों के बच्चों को छाया भी मिलेगा। अब देखिए ब्रूडिंग की एक समस्या होती है, तब मान लीजिए कि गर्मी के दिनों में उनको गर्मी बहुत लगती है। अगर उच्च सघनता वाली बागवानी लीची की है तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है कि इनको ठंडा कैसे लाएगा। लीची के बाग में दिन भर रहेंगे, साथ में उसके बाद उसी में चरेंगे, तो एक तो बड़ी फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा बात है कि उर्वरा शक्ति बढ़ जा रही है, इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल है और साथ साथ किसानों को कुछ आमदनी मिल रही है। अब बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं करना है। लीची के बाग में अगर 1 एकड़ है या 1 हेक्टेयर है, उसके कोने पे 3-4 चीज़ रखिए और उसमें हम किसानों को तो ये भी बता रहे हैं कि हमें जैसे 10 मुर्गियाँ हैं तो 1 मुर्गा रखें। उसके बाद मान लीजिए कि अगर बाड़े ही कोने पे कहीं बनाना है, बाड़ा बनाना है, तो बाड़ा की लंबाई चौड़ाई भी फिक्स है कि 70 मीटर से ज़्यादा लंबाई किसी बाड़े की नहीं होनी चाहिए। ऊंचाई भी है तो मध्य में ऊंचाई 12 मीटर है तो साइड में ऊंचाई 8 मीटर ही होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ है जिसको हम किसानों को बता रहे हैं और तब जा कर के अगर किसान कोशिश करेंगे तो लीची के साथ भी अच्छी आमदनी ले सकते हैं, खास करके देसी मुर्गियों का पालन करने से। अर्थात कि लीची के बाग में मुर्गी पालन से हमें दोहरा फ़ायदा है। पहली बात कि जो हम इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए जो हम खाद यूज़ करते थे वो भी हमें कम करना पड़ रहा है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ी है, साथ ही साथ हम मुर्गी का बिज़नेस भी कर सकते हैं और हमें आर्थिक लाभ हो सकता है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो हमारे किसान हैं जो भविष्य में इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या जो हमारे युवा हैं, क्योंकि आज के दौर में पढ़े लिखे युवा भी इस क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो आ रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? हमारी इच्छा यह है कि आजकल के युवा जो भी खास करके लीची के बाग लगाना चाहते हैं उसके साथ कुछ अतिरिक्त आमदनी पाना चाहते हैं, तो एक तो तरीका है कि अंतर फसली जो लगाना है लीची के बाग में, जैसे ओल हो गया, हल्दी हो गया, केला हो गया, इसकी खेती कर सकते हैं। और साथ साथ जब बड़े बाग हों
जैसे मान लीजिए बड़े से बाग है जहाँ पे कुछ मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, और वहाँ सिंपल बाग जुताई करा के कोने पे अगर मुर्गी पालन, देसी मुर्गियों का पालन करना शुरू कर दें, तो मैं बता रहा हूँ कि जो लोग सोचता है कि दाना बहुत खा रहा है, वो सारी झंझट से निजात आपको मिल जाएगी और आपको अच्छी आमदनी मिलेगी। और मार्केट भी बहुत अच्छी है। देसी मुर्गियों का रेट जो है 3 गुना मिलता है, जो भी आप बाज़ार में ब्रॉयलर जो आप खरीदते हैं उसके अपेक्षा 3 गुना रेट मिलता है। ये सब चीज़ है और उनको निरंतर सालों भर कुछ न कुछ आमदनी मिलेगी। और साथ साथ अगर एकीकृत मान लीजिए कि समेकित कृषि प्रणाली अगर फॉलो करते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि 1 एकड़ से उनको कई बार लोग, तो मैं बता रहा हूँ कि 2 लाख रुपए तक नेट प्रॉफिट तक कमाए हैं थोड़ी सी मेहनत करके। तो आज करके युवा चाहें तो 1 एकड़ खेत से 1 से 2 लाख तक भी शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे साथ चर्चा में थे डॉक्टर संजय, जिन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। आप इन जानकारियों का लाभ उठाइए और आर्थिक रूप से समृद्ध बनिए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं अमित कुमार, जो मुर्गी पालक भी हैं और यहाँ लीची के बाग में मुर्गियों की देखरेख करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मुर्गी और उसके अंडों के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम लोग का जो है सो डिमांड अंडे का बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली 50 डिमांड आता है डेली, मगर हम लोग 25 ही फुलफिल कर पा रहे हैं। और मुर्गा का भी जो है लोग डेली जो है सो 10 डिमांड करते हैं, मगर जो है सो हम लोग 5 ही दे पाते हैं। तो इसका काफ़ी डिमांड है। और मार्केट में अगर आप सर्वे करके देखेंगे तो ये मतलब जो है सो मुर्गी पालन लीची बाग में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि हम आए थे राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी मुजफ्फरपुर, जहां हमने आपको वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार से मिलवाया, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक से मिलवाया और आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दिलवाई कि किस तरह आप समेकित कृषि प्रणाली को अपना सकते हैं, लीची के बाग में आप मुर्गी पालन कैसे कर सकते हैं, किस किस वैरायटी के मुर्गी को पे आप ध्यान दे सकते हैं और आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद।